लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 20 तक कवर किया था। आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सेक्शन 22, कंडक्ट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी। जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी कब कंडक्ट की जाएगी? विद इन 7 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, यानी कि सीओसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसके 7 दिन के अंदर अंदर सीओसी की फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। उसमें क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी एज आरपी और रिप्लेसमेंट ऑफ आईआरपी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले 66% वोटिंग चाहिएगी जो सीओसी के मेंबर्स की है, टू अपॉइंट द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर टू रिप्लेस द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय अनदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यानी कि या तो हम आईआरपी को आरपी बना लेंगे, या जो पहले जो आईआरपी था उसी को आरपी बना लेंगे, या जो पहले आईआरपी था उसको चेंज करके एक नया आरपी हम जो है वो उसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अगर हम नया आरपी अपॉइंट करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा? कंटिन्यूशन ऑफ सेम आईआरपी एज आरपी या रिप्लेसमेंट ऑफ आईआरपी। ठीक है, अगर हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, जो पहले जो आईआरपी था उसी को एज एन आरपी अपॉइंट करते हैं, तो हमें उससे पहले क्या लेना होगा? उसकी रिटन कंसेंट लेनी होगी। तब उसको क्या कहाँ कम्युनिकेट करना होगा? कम्युनिकेट डिसीजन टू इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द कॉर्पोरेट डेटर और द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, अगर उसको रिप्लेस किया जा रहा है आईआरपी को, तो उस केस में क्या होगा? आईआरपी को रिप्लेस किया जा रहा है और नया आरपी अपॉइंट किया जा रहा है, तो उस केस में जो प्रपोज्ड आरपी है ना, जो प्रपोज्ड आरपी, तो उसकी रिटन कंसेंट ली जाएगी और उसको कहाँ पे भेजा जाएगा? एप्लीकेशन को। इट शैल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल की जाएगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो एक नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जा रहा है उसका नाम बताया जाएगा और उसकी रिटन कंसेंट जो है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल की जाएगी। सो देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू सेंड नेम ऑफ आरपी टू आईबीबीआई। ठीक है, जो ए है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, बोर्ड में उस उनके जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो प्रपोज नेम है ना वहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। शैल फॉरवर्ड द नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू द बोर्ड। ठीक है, फॉर इट्स कंफर्मेशन एंड शैल मेक सच अपॉइंटमेंट आफ्टर कंफर्मेशन बाय द बोर्ड। सो देन जब बोर्ड कंफर्म करेगा, जब बोर्ड अगर 10 दिन के अंदर अंदर कंफर्म नहीं करता है, ठीक है, तो क्या करेगा? जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्ट करेगा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को टू कंटिन्यू टू फंक्शन एज द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तब तक वो आरपी एज एन आरपी ही काम करेगा। ठीक है, जब तक नया नाम नहीं बताया जाता, जब तक बोर्ड कंफर्म नहीं कर देता, और अगर बोर्ड कंफर्म कर देता है तो फिर उसके बाद वो नया आरपी अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट सीआईआरपी सेक्शन 23। अब क्या करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल? क्या करेगा? जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऊपर अपॉइंट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो सीआईआरपी स्टार्ट करेगा। आरपी टू कंडक्ट एंटायर सीआईआरपी क्या करेगा? शेल कंडक्ट द एंटायर सीआईआरपी एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। वो कॉर्पोरेट डेटर्स के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। क्या करेगा वो आगे? अनटिल एन ऑर्डर अप्रूविंग द, जब तक कि जो ऑर्डर नहीं आ जाता अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान का, या तो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने का ऑर्डर नहीं आ जाता, या फिर अपॉइंटिंग ए लिक्विडेटर, या लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का, या तो जब रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन प्लान को या तो अप्रूव होएगा या लिक्विडेशन में चली जाएगी कंपनी। ठीक है, तब तक कौन मैनेज करेगा? जो कंपनी के ऑपरेशंस को आरपी करेगा। ठीक है, सो देन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ आरपी जो है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, शेल एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म ड्यूटीज एज आर वेस्टेड ऑन द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, जो आईआरपी की जो ड्यूटीज थी वो सारी पावर किस पे आ जाएंगी? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की आ जाएंगी। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आरपी, जो नया आरपी आ गया, ठीक है, तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स परटेनिंग टू द कॉर्पोरेट डेटर इन हिज पोजेशन एंड नॉलेज टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो वो आरपी को सारी इंफॉर्मेशन देगा। जो आईआरपी है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन, अगर नया आरपी अपॉइंट होता है तो उसको सारे इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट डेटर है सारे उसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को देगा। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसकी क्या ड्यूटी है? जो नया आरपी आया है या जो आईआरपी है वो एज एन आरपी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। वो क्या करेगा? टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, एंड वो क्या करेगा? कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर के, जो उनको कंट्रोल करेगा। रिप्रेजेंट एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद थर्ड पार्टीज। तो ये एक जनरल रीड पॉइंट्स हैं। रेज इंटरिम फाइनेंसेस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ
सीओसी यानी कि जब भी वो इंटरिम फाइनेंस रेज करेगा तो सीओसी का अप्रूवल लेगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अपॉइंट accountants, legal or other professionals, maintain an updated list of claims, convene and attend all meetings of the committee of creditors, prepare the information memorandum को तैयार करेगा वो, invite prospective resolution applicants, present all resolution plans at the meetings of the COC, वो सारे काम करेगा। ये एक जनरल रीड पॉइंट है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सो आगे हमें दिया गया है एप्लीकेशंस फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स नॉट टू अफेक्ट प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 26। तो इसमें बताया गया है कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इसमें सेक्शन 25A में बताया गया है, ठीक है। तो जो इसमें जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर इन सीओसी मीटिंग, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पर जो है सीओसी की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, वो कैन पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ सीओसी, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू सर्कुलेट एजेंडा, ठीक है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नॉट टू एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, यानी कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के इंटरेस्ट में ही काम करेंगे, वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटिंग सेवरल फाइनेंशियल क्रेडिटर इज वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ए आर नॉट टू वोट इन सीओसी मीटिंग इफ नो इंस्ट्रक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है तो तब तक वो वोट नहीं करेगा। वोट बाय AR, तो जो वोटिंग ऑफ AR में क्या होगा, 51% का क्राइटेरिया रहेगा, तो उसकी 51% के क्राइटेरिया से जो है अप्रूवल होगा, ठीक है। सो बाय वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। देन हमें सेक्शन 27 दिया गया है, रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुआ था, ठीक है, उसको भी रिप्लेस करना है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। मान लो हमने आरपी था, जो आरपी था ना, मान लो मिस्टर ए था, ठीक है, आरपी था ना वो मिस्टर ए था, ठीक है। अब अगर हमने उसको भी चेंज करना है तो उस केस में क्या करना होगा, तो इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान द कमिटी ऑफ क्रेडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22, जो हमने सेक्शन 22 में पढ़ा था, इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड, उसको भी हमें रिप्लेस करके एक नया आरपी लेके आना है, और हम मिस्टर बी को चाहते हैं, ठीक है, तो एज एन आरपी अपॉइंट करना, तो उस केस में क्या होगा, बाय अनदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन। सो उस केस में क्या है, 66% वोटिंग शेयर रिक्वायर होगा सीओसी का, और उस केस में जो नया आरपी है ना, उसकी रिटन कंसेंट लेनी होगी फ्रॉम द प्रपोज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो नया आरपीआई मिस्टर बी है, जो उससे रिटन कंसेंट लेनी होगी, और उसको कहाँ फॉरवर्ड करना होगा, सीओसी टू फॉरवर्ड द नेम ऑफ द प्रपोज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। किसको फॉरवर्ड करेगी, टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वो उसको फॉरवर्ड करेगी, ठीक है, जो नया नाम है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहाँ फॉरवर्ड करेगा, बोर्ड को फॉरवर्ड करेगा उस जो नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो नाम है, ठीक है। और तब तक वो जो आरपी है, पुराना वाला आरपी है, तब तक काम करेगा जब तक कि वो नया आरपी अपॉइंट नहीं हो जाता। और बोर्ड उसी मैनर में, सेम मैनर में जो हमने पढ़ा था ना पहले सेक्शन 16 में, 10 दिन के अंदर बताएगा। अगर 10 दिन के अंदर नहीं बताता, तब तक जब तक वो नया नाम नहीं बताता, तो तब तक आईआरपी है जो आरपी की तरह काम करेगा। इसी केस में जब आरपी है, यानी कि जो पुराना आरपी है, इसी तरह इसमें क्या होगा, जो पुराना आरपी है मतलब मिस्टर ए है ना, वो एज एन तब तक काम करेगा जब तक कि मिस्टर बी जो नया आरपी है वो अपॉइंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसमें हमें एक अमेंडमेंट है, इसको साथ में ही कवर करेंगे। सेक्शन 29 आरपी टू प्रिपेयर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को तैयार करेगा, कौन करेगा, आरपी। जो फाइनली आरपी बना है ना, वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करेगा, मतलब कि कंपनी का चिट्ठा तैयार करेगा, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन से ना एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कंपनी का चिट्ठा तैयार करना, ठीक है। तो उसके इसमें क्या करेगा, ताकि उसके बेसिस पे रेजोल्यूशन प्लान को बनाया जा सके, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल प्रिपेयर एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग सच रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें इन्फॉर्मेशन होगी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग ए रेजोल्यूशन प्लान, यानी कि जो रेजोल्यूशन प्लान को बनाने के लिए यूजफुल होगी जो इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन इसमें होगी, ठीक है। तो इसमें आगे हमें ये रेगुलेशन में अमेंडमेंट है, जो कि हम अमेंडमेंट से पढ़ेंगे। रेगुलेशन 36 प्रोवाइड्स दैट द इन्फॉर्मेशन शेल कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या डिटेल्स होंगी उनके बारे में ये नीचे ये बताया गया है, सारा ऑल ओवर बताया गया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद सच डिस्क्रिप्शन एज ऑन द
इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एज आर जनरली नेसेसरी फॉर असर्टेनिंग देयर वैल्यूज, यानी कि उसमें इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी रहेंगी, ठीक है। तो एंड द लेटेस्ट फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी उसमें, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स एंड प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर मेड अप टू अ डेट नॉट अर्लियर देन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये तो ये सारी डिटेल्स रहेंगी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में, ठीक है। डिटेल्स ऑफ गारंटी दैट हैव बीन गिवन इन रिलेशन टू द डेट्स, तो ये जो इसके बारे में बताया गया है, प्लस हमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो अभी इसमें आई हैं वो हम कवर कर लेते हैं। ये देखो, ये बताया गया है जो रेगुलेशन 36 है, इसमें क्या बताया गया है कि जो फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट द वर्ड्स ऑन और बिफोर द 95th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट शैल बी सब्सटीट्यूटेड। इसमें जो है ना, जो आरपी है ना, वो क्या करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को कितने दिन में सबमिट कर देगा, 95th डे, 95 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर देगा। किसको कर देगा, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, सो दैट कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो रेजोल्यूशन प्लान को प्रिपेयर कर सके। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है, जो कंपनी का चिट्ठा है, वो विद इन 95 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट सबमिट कर देगा, ठीक है। पहले ये जो टाइम पीरियड था विद इन 2 वीक्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट था, बट नॉट लेटर देन 45th डे था, ये टाइम पीरियड था जो कि अब काट दिया गया है, ठीक है, अब 95th डे कर दिया गया है। और प्लस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, information memorandum shall highlight the key selling propositions and contain all relevant information such which serves as comprehensive document conveying significant information about the corporate debtor, यानी कि corporate debtor की अब सारे significant informations रहेंगी उसमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में, इंक्लूडिंग इट्स ऑपरेशंस क्या है, कॉर्पोरेट डेटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगी उसमें, टू द प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड शैल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, और कॉर्पोरेट डेटर की डिटेल्स भी रहेंगी कि आफ्टर द वर्ड्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज द वर्ड्स इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज शैल बी इंजर्टेड, तो उसमें इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज भी मेंशन होंगी उसमें इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। पहले ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज था, जैसे किसने बताया गया ना, जो क्लोज ए में जो है एक एडिशन किया गया है कंटीजेंट लायबिलिटीज का, ठीक है। और जो क्लोज एक्सप्लेनेशन टू क्लोज ए है, इस जो हम इसके अमेंडमेंट्स नोट्स जो है ये इंस्टीट्यूट के पढ़ रहे हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन टू क्लोज ए है उसमें क्या वर्ड ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को भी ऐड किया गया है, ठीक है। और क्या क्या ऐड किया गया है इसमें, कंपनी ओवरव्यू इंक्लूडिंग स्नैपशॉट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस का जो है दिया बताया जाएगा उसमें, की कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स and other factors which bring out the value as a going concern over and above the assets of the corporate debtor, ठीक है, such as brought forward losses in the income tax returns, input credit of GST, key employees, key customers, supply chain linkages, utility connections and other pre-existing facilities। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में रहेंगी। और क्या रहेगा, डिटेल्स ऑफ बिजनेस इवोल्यूशन रहेगी उसमें इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में, इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में बताया जाएगा उसमें, एंड की ग्रोथ ड्राइवर्स इन केस ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज, ठीक है, एज पर द लास्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो है एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज से है, यानी कि बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स अगर एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज से है तो उसके बारे में भी डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। की ग्रोथ ड्राइवर्स इन केस ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि अगर कॉर्पोरेट डेटर की जो बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स है ना, तो अगर वो 100 करोड़ से एक्सीड कर रही हैं एज पर द लास्ट अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उनके उस केस में क्या बताया जाएगा, डिटेल्स ऑफ बिजनेस इवोल्यूशन बताया जाएगा, इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में बताया जाएगा, की ग्रोथ ड्राइवर्स के इन केस ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये नया अमेंडमेंट है, और ये 95th डे वाला एक नया पॉइंट है, ये नोट करने के लिए है, ठीक है। ये एमसीक्यू पर्पज से भी रेलिवेंट है, और हम आगे जो फर्दर अमेंडमेंट है वो साथ साथ में कवर करेंगे। अभी हम वापस अपने रेगुलेशंस पर चलते हैं।
तो हमने यहाँ से हमने सेक्शन 29 के बारे में पढ़ा था और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में हमने जो डिटेल्स में पढ़ा, जो हमारा अमेंडमेंट पार्ट था, ठीक है। तो अभी हम आगे इसमें जो टाइम लिमिट्स जो हैं वो चेंज हो गई है। जो आरपी शैल सबमिट द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स टू ईच मेंबर ऑफ सीओसी। तो जो आरपी है वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को 95 डेज में ये चीज़ें कट गई हैं, ठीक है। और जो 95 डेज हो गया है इसकी जगह, ठीक है। तो 95 डेज फ्रॉम इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, जो आप अमेंडमेंट से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आरपी टू प्रोवाइड एक्सेस टू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, जो आरपी है जो वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को क्या क्या प्रोवाइड करेगा, टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा जो उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, to protect any intellectual property of the corporate debtor it may have access to, and not to share relevant information with third parties। तो जो वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें करेगा, यानी कि जो कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, और जो है इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, और थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन क्या है शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर, कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी जो है इंस्ट्रीम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल आफ्टर कोलेशन ऑफ ऑल क्लेम्स, यानी कि सारे क्लेम्स को कलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करेगा कॉर्पोरेट डेटर की, और एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर को बनाएगा, ठीक है। कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर होगा, ठीक है। सो देन उसके बाद क्या दिया गया है, कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी जो विद इन 2 डेज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम जो होगा, जो वो रिपोर्ट फाइल करेगा, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो उसके बाद सीओसी की कंस्टिट्यूशन होएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमें दिया गया है, द IRP शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग द रिपोर्ट, जो हमने पढ़ा था कि जो सीओसी की फर्स्ट मीटिंग होगी विद इन 7 डेज कंडक्ट की जाएगी। सो देन वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी इज डिलेड, द IRP शैल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फ्रॉम द 40th डे ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है, ठीक है। अगर हमने IRP को हमने जो था IRP था और उसके अपॉइंट उसको रिप्लेस करने के लिए जो आरपी को अपॉइंट होना था, अगर आरपी की अपॉइंटमेंट में डिले हो रहा है, जो नया आरपी जो हमने अपॉइंट करना था उसका जो बोर्ड ने उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, ठीक है, तो उसको अपॉइंटमेंट में डिले हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर 40 दिन तक कोई नया आरपी अपॉइंट नहीं हुआ तो उस केस में जो आरपी IRP है ना, IRP शैल परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो फ्रॉम द 40th डे, अगर 40th डे हो गया और तब तक कोई नया आरपी अपॉइंट नहीं हुआ तो IRP जो है वो एज एन आरपी सारे काम करेगा टिल ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड, जब तक कि जो नया रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल है जब तक अपॉइंट नहीं हो जाता, ठीक है। सो तो उस 43 डे से जो IRP है एज एन आरपी फंक्शंस करना स्टार्ट कर देगा। कंपोजिशन ऑफ सीओसी, जो सीओसी का कंपोजिशन के बारे में बताया गया है उसमें सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड रहेंगे। शेल कंप्राइज ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल नॉट हैव एनी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के जो रिलेटेड पार्टी है ना उनको राइट टू वोट नहीं होगा। जो सीओसी में जो मीटिंग बिठाई जाएगी उसमें ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, उसमें जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं होंगे, ठीक है। उस मीटिंग में क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं होंगे जो मीटिंग्स होगी। और उस मीटिंग में जो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हैं अगर वो कोई रिलेटेड पार्टी है तो वो राइट टू वोट नहीं होगा, उनको शैल नॉट हैव एनी राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो वोट नहीं कर सकते। वेयर फाइनेंशियल क्रेडिटर इज ए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, अगर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उनका जो कन्वर्जन हो गया यानी कि उन्होंने जो लोन दिया था उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया और उन्होंने शेयर्स ले लिए, तो उस केस में जो है वो रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएंगे और वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन केस वेयर डेट्स ऑन टू टू और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल डेट ओड टू देम, सो देन अगर एक या दो से ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो उस केस में क्या है, the corporate debtor owes financial debt to 2 or more financial creditor as part of consortium, each such financial creditor shall be part of the committee of creditor and their voting share shall be determined on the basis of financial debt, यानी कि जितनी अमाउंट तक का उन्होंने फाइनेंशियल डेट जो है उनका उतनी अमाउंट तक वो उनका वोटिंग शेयर रहेगा। वेयर द क्रेडिटर इज ए फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर, अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, एक जो बंदा है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर दोनों है, तो वो कितनी परसेंटेज तक वोट करेगा,
फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल डेट, यानी कि उतनी अमाउंट तक ही वोट करेगा जितना उसका एजेंट फाइनेंशियल क्रेडिटर तक अमाउंट है, ठीक है। एंड वो जो उसका जितना अमाउंट तक उसका एजेंट ऑपरेशनल क्रेडिटर है उतनी अमाउंट तक उसको ऑपरेशनल क्रेडिटर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑफ डेट बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर टू फाइनेंशियल क्रेडिटर, वेयर एन ऑपरेशनल क्रेडिटर हैज असाइंड और लीगली ट्रांसफर्ड एनी ऑपरेशनल डेट टू ए फाइनेंशियल क्रेडिटर, यानी कि उसने फाइनेंशियल क्रेडिटर को अपना डेट ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, assignee or transferee shall considered as an operational creditor to the extent of such to the extent उसको operational creditor consider किया जाएगा। इन केस ऑफ कंसोर्टियम अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, उस केस में क्या होगा, तो ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर में ऑथराइज द ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ इन द सीओसी, ठीक है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द सीओसी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर। तो जो एजेंट्स हैं, जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो ये एजेंट ट्रस्टी काम करेंगे या रिप्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू द extent of his voting share, appoint an insolvency professional at his own cost to represent himself in the committee of creditor to the extent of his voting share, exercise his right to vote to the extent of his voting share with one or more financial creditors jointly or severally। सो हमें आगे इसके बारे में बताया गया है, हु कैन एक्ट एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वेयर ए फाइनेंशियल डेट इज, ये चार्ट की फॉर्म में दिया गया है इजी तरीके से, वेयर ए फाइनेंशियल डेट इज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, अगर सिक्योरिटीज की फॉर्म में है, और डिपॉजिट्स एंड द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव for all the financial creditors, तो such trustee or agent shall act on behalf of such financial creditor, या फिर where a financial debt is owed to a class of creditors other than the creditors covered above, तो IRP shall make an application to adjudicating authority along with the list of all financial creditors की लिस्ट के साथ जो एप्लीकेशन दी जाएगी with the name of insolvency professional to act as authorized representative appointed by the adjudicating authority prior to the फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं अपने बिहाफ पे। तो जो आगे हमें इसके बारे में बताया गया है, डिसीजन ऑफ सीओसी, जो उसमें अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वोट कर रहे हैं तो उसके इसमें 51% का वोटिंग शेयर्स का क्राइटेरिया है, ठीक है। राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ सीओसी, जो उनके मेंबर्स का राइट है, राइट टू रिक्वायर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू फर्निश एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर एट एनी टाइम, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। RP2 makes available financial information to COC, तो वो इन्फॉर्मेशन देगा COC को विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज ऑफ सच रिक्विजिशन, जब भी COC इन्फॉर्मेशन डिमांड करेगी तो वो विद इन 7 डेज सबमिट करेगा। तो आगे हमें इसके बारे में बताया गया है, द IBBI इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016 committee with only operational creditors regulation 16, where the corporate debtor has no financial debt or where all financial creditors are related parties of the corporate debtor, the committee shall be set up in accordance with this regulation, the committee formed under this regulation shall consist of members as under, यानी कि जो COC की जो कमिटी है उसमें क्या, अगर कमिटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर, अगर ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर है, देखो हम इसको नीचे चार्ट दिया गया उसकी फॉर्म से इजीली तरीके से समझेंगे, देखो ये पढ़ेंगे। कमिटी ऑफ क्रेडिटर वेयर फाइनेंशियल क्रेडिटर एग्जिस्ट, अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर में फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर शेल कंप्राइज ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, तो उसमें ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही रहेंगे कमिटी ऑफ COC में, ठीक है, यानी कि COC में ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रहेंगे, उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं रहेंगे। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द COC, और RP है जो वो उनकी COC की मीटिंग को कंडक्ट करेगा। अगर वेयर एक सिचुएशन देखो ये दी गई है, एक सिचुएशन ये दी गई है, वेयर फाइनेंशियल क्रेडिटर डोंट एग्जिस्ट, जहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं COC में, यानी कि सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ही हैं, ठीक है, तो उसके इसमें क्या होगा, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल डेटर, अगर कोई फाइनेंशियल डेट है ही नहीं तो उसके इसमें वेयर ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर रिलेटेड पार्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, या फिर जो है सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो रिलेटेड पार्टीज है, तो उसके इसमें द कमिटी शैल बी फॉर्म्ड कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, यानी कि जो 18 जो अगर वहाँ पे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है ना तो कम से कम 18 जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है वो COC की मीटिंग में होने ही होने चाहिए, या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन, एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो वर्कमैन का रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज का रहेगा एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज का रहेगा, तो 18 जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स रहेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन का एंड एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज का। एक और केस दिया गया है, वेयर द नंबर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इज लेस देन 18, अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है लेस देन 18 है तो उस केस में जितने भी हैं द कमिटी शैल इंक्लूड ऑल सच ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, यानी कि जितने भी हैं, मान लो 10 है या 12 है लेकिन 18 से कम है तो वो सब जो है वो कमेटी को की जो मीटिंग होगी उसमें
अटेंड करेंगे उस मीटिंग को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या है, इन पर्सन भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकती है। हु विल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ सीओसी, तो ऑल मीटिंग्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी कंडक्टेड बाय द आरपी, यानी कि आरपी जो आया है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा मीटिंग का। नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ सीओसी, जो नोटिस के लिए क्या क्राइटेरिया है सीओसी की मीटिंग के, तो जो नोटिस के लिए क्या किया जाएगा, मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो नोटिस किस किस को दिया जाएगा, मेंबर्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि सीओसी के मेंबर्स को नोटिस दिया जाएगा, मेंबर्स ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी दिया जाएगा, और द पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट पर्संस को दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्पज से, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं एमसीक्यू पर्पज से भी, कि जो मीटिंग का नोटिस है वो किस किस को दिया जाएगा, मेंबर्स ऑफ द सीओसी को दिया जाएगा, मेंबर्स ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस को दिया जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं तो उस केस में मिनिमम 10% ऑफ टोटल डेट वालों को ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को नोटिस दिया जाएगा, यानी कि नोटिस तो दिया जाएगा लेकिन वो उनको राइट टू वोट नहीं होगा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को, जो और नोटिस भी किसको दिया जाएगा, or the representative if the amount of their aggregate dues is not less than 10% of the debt. Who can attend the meeting of COC and vote, कौन अटेंड कर सकता है, डायरेक्टर, पार्टनर एंड वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। बट वो क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, बट वो क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते वो, ठीक है। शैल नॉट हैव एनी राइट टू वोट, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है वो अटेंड कर सकते हैं जिनको मिनिमम 10% ऑफ टोटल डेट को जिनको नोटिस दिया गया है, बट उनको वोट देने का कोई राइट नहीं होगा। अगर वो अब्सेंस है तो मीटिंग को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। हु कैन अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, हु इज ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, यानी कि मे अपॉइंट एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर सकते हैं अदर देन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू रिप्रेजेंट, बट उस केस में जो फीस के एक्सपेंसेस है वो कंसर्न्ड क्रेडिटर को ही, जो इंडिविजुअल क्रेडिटर है उसी को बर्न करने होंगे, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। इसके रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट भी है रेगुलेशन 18 में, मीटिंग ऑफ सीओसी के रिगार्डिंग। जो सीओसी की मीटिंग है जो विद इन 7 डेज जो कंडक्ट की गई है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट है अब की बार हमारा अमेंडमेंट है ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कन्वीन ए मीटिंग ऑफ कमिटी एज एंड व्हेन ही कंसिडर्स नेसेसरी, यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कभी भी मीटिंग ऑफ सीओसी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन शैल कन्वीन a meeting if request to that effect is made by members of committee representing 33% of voting rights। अगर 33% of voting rights of COC ने रिक्वेस्ट करी है ना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो उस केस में उसको जो मीटिंग है कन्वीन करनी ही करनी पड़ेगी। शेल कन्वीन लिखा है, देखो शेल कन्वीन ए मीटिंग इफ रिक्वेस्ट टू द इफेक्ट इज मेड बाय 33% ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ सीओसी। इसमें एक अमेंडमेंट है हम उसको कवर करते हैं। इसमें देखो एक जो अमेंडमेंट नंबर 1 है इसमें लिखा गया है कि जो है एटलीस्ट 33% अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो सीओसी की मीटिंग बुलानी ही बुलानी पड़ेगी, ठीक है। और प्लस एक और अमेंडमेंट जो इसमें आया है ये हम पढ़ लेते हैं अभी। ये अमेंडमेंट नंबर 8 में दिया गया है, जो इंस्टीट्यूट की पीडीएफ नोट्स हैं ये। इसमें क्या लिखा गया है, देखो इसमें लिखा गया है कि ये देखो एक्सप्लेनेशन, इट इज क्लैरिफाइड दैट मीटिंग्स में बी कन्वीन्ड अंडर दिस सब रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेशन 18 में जो मेंशन किया गया है ना, यानी कि टिल द प्लान इज अप्रूव्ड और ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन इज पास्ड, यानी कि वो मीटिंग जो सीओसी की जो मीटिंग है ना वो कब तक बुला सकता है, जब तक जो प्लान है या तो वो अप्रूव नहीं हो जाता और या फिर कंपनी के लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हो जाता। जिस दिन कंपनी के जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव हो गया या कंपनी के बारे में लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, उस दिन के बाद जो है सीओसी की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। देखो ये क्या है, डिसाइड ऑन मैटर विच डोंट अफेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जब तक प्लान अप्रूव नहीं हो जाता या कंपनी लिक्विडेशन में नहीं चली जाती तब तक कितनी भी मीटिंग्स बुलाई जा सकती हैं, लेकिन एक बार प्लान अप्रूव हो गया उसके बाद सीओसी की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, ठीक है। इट इज क्लैरिफाइड दैट मीटिंग में बी कन्वीन्ड, यानी कि देखो ये लिखा हुआ है, इट इज क्लैरिफाइड दैट मीटिंग में बी कन्वीन्ड, तब तक जो है सीओसी की मीटिंग बुलाई जा सकती है। अगर 33% जो है उन सीओसी के मेंबर से रिक्वेस्ट करते हैं तो बुलानी ही बुलानी पड़ेगी, लेकिन कब तक बुलानी पड़ेगी, जब तक कि प्लान अप्रूव नहीं हो जाता या कंपनी लिक्विडेशन में नहीं चल जाती। जिस दिन इसका डिसीजन आ गया कि कंपनी का जो रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव हो गया या फिर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, उसके बाद जो सीओसी की मीटिंग बुलानी कंपलसरी नहीं है, ठीक है।
तो ये हमारा ये अमेंडमेंट था। आज हमने जो रेगुलेशन 18 के बारे में पढ़ा अमेंडमेंट, और रेगुलेशन 36 के बारे में हमने पहले पढ़ा था। जो हम रिलेटेड अमेंडमेंट है ना, साथ साथ सेक्शंस के साथ पढ़ते जाएंगे। आप ये लेक्चर आराम से सुनते रहिए, और अगर कोई समझ में नहीं आए तो हमें मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको एक बार दोबारा ऐसी जो वीडियो है दोबारा से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, तो आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट। तो आगे हमने बताया गया है नोटिस ऑफ मीटिंग रेगुलेशन 19 में। तो नोटिस ऑफ मीटिंग कब दिया जाएगा? 5 डेज प्रायर नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और अगर या उसको टाइम पीरियड को कितना तक रिड्यूस किया जा सकता है? अब लेस देन, मतलब 24 आवर्स तक रिड्यूस किया जा सकता है इस टाइम पीरियड को। और अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उस केस में इस टाइम पीरियड को 5 डेज के प्रायर नोटिस को घटाकर जो टाइम पीरियड है वो 48 आवर्स भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे हमें बताया गया है क्योरम क्या रहेगा। क्योरम एट द मीटिंग, तो क्योरम क्या है? ए मीटिंग ऑफ कमिटी शैल बी क्योरेड इफ मेंबर्स ऑफ द कमिटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट। 33% एटलीस्ट जो वोटिंग राइट्स के जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट है, तो वो क्योरम में कंसिडर होगा। वेयर ए मीटिंग ऑफ द कमिटी वुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ क्योरम, जहाँ पे क्योरम नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? मीटिंग जो है अर्जेंट हो जाएगी। द मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड अर्जेंट एट द सेम टाइम सेम प्लेस ऑन नेक्स्ट डे, यानी कि सेम टाइम सेम प्लेस ऑन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक नहीं है, देखो इसमें नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक नहीं है, तो नेक्स्ट डे जो है अर्जेंट हो जाएगी। तो हमें आगे इसके बारे में कवर करेंगे। अंडर सेक्शन 28 अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्शंस, जो प्रायर अप्रूवल ऑफ सीओसी लेना पड़ेगा कुछ एक्शंस के लिए। जो ये रेज एनी इंटरिम फाइनेंस करना है अगर आरपी को, तो पहले सीओसी की अप्रूवल लेगा। क्रिएट एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर, या रिकॉर्ड एनी चेंज इन द ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो इन सब जो ये लिस्ट दी गई है ना, तो ये सारी लिस्ट आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो इन केसेस में जो है अप्रूवल ऑफ सीओसी लेना पड़ेगा। कौन लेगा अप्रूवल? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अप्रूवल लेगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वोट ऑफ 66% ऑफ वोटिंग शेयर का क्राइटेरिया रहेगा। और इफेक्ट ऑफ एक्शन टेकन बाय आरपी विदाउट अप्रूवल ऑफ सीओसी, यानी कि वो विदाउट अप्रूवल ऑफ सीओसी कोई भी एक्शन नहीं लेगा, वो क्या रहेंगे? वॉइड रहेंगे। तो उसके बाद ये दे रखा है कि पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ऐसे कौन से लोग हैं जो कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए एलिजिबल नहीं है? यानी कि एक जो है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर एक विलफुल डिफॉल्टर है, तो वो एलिजिबल नहीं है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए। या फिर हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस फॉर 2 years और मोर अंडर एनी एक्ट स्पेसिफाइड अंडर द 12th शेड्यूल, या फिर वो और 7 years और मोर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिलीज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। अगर उसको 2 साल हो चुके हैं तो उसके इसमें ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये मतलब यानी कि उसके बाद वो अपॉइंट हो सकता है अगर ये टाइम पीरियड को एक्सपायर हुए 2 साल हो चुके हैं। और ये देखा है डिसक्वालीफाइड टू एक्ट एज डायरेक्टर, तो वो जो लोग हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे एज एन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ये लिस्ट दी हुई है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। कोई डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसके इसमें है, तो ये दिए गए हैं। रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए वो, ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान के बारे में बताया गया है। रेजोल्यूशन प्लान मीन्स ए प्लान प्रपोज्ड बाय ए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने प्रपोज किया है फॉर रेजोल्यूशन रिस्टोरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय सीओसी बाय ए वोट ऑफ नॉट लेस देन 66%, जो है वो सीओसी का अप्रूवल चाहिए उसके इसमें बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, को प्रेजेंट करने से पहले, ठीक है। यानी कि पहले जो सीओसी का 66% का जो अप्रूवल लेना होगा, यानी कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है जो, यानी कि उसने रेजोल्यूशन प्लान को प्रिपेयर किया है, उसके बाद जो रेजोल्यूशन प्लान को सीओसी 66% वोटिंग शेयर से अप्रूव करेगी, उसके बाद उस प्लान को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये दिया गया है सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो सबमिट करेगा रेजोल्यूशन प्लान को, किसको सबमिट करेगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को,
ठीक है, वो प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, यानी कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने जो प्रिपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, देन फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, या तो वो कंपनी रिजेक्शन जो प्लान है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा। देखो अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान हो गया तो क्या होगा, मोरेटोरियम जो है वो सीज हो जाएगा, तब तो मोरेटोरियम का मतलब ही नहीं बनता, तो मोरेटोरियम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो और रेजोल्यूशन प्लान क्या है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। रिजेक्शन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, जो रिजेक्शन करना है तो लिक्विडेशन प्रोसेस, जो कंपनी है लिक्विडेशन में चली जाएगी, और लिक्विडेटर क्या है, अपॉइंट हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विडेटर ट्रस्ट, कंसोलिडेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स, देन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो उसके बाद जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसकी क्या ड्यूटी होगी, प्लान को सबमिट करने के बाद वो क्या करेगा, द पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट की पेमेंट करेगा। सबसे पहले किसकी पेमेंट करी जाएगी, जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की जो कॉस्ट लगी है उसकी पेमेंट की जाएगी। फिर पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की पेमेंट करी जाएगी। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है, द अमाउंट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, या अमाउंट जो है वो वुड हैव बीन पेड एज पर द रेजोल्यूशन प्लान, विच एवर इज हायर से जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की पेमेंट है उससे कम पेमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो अमाउंट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन या अमाउंट जो पेड करी गई है एज पर रेजोल्यूशन प्लान में जो मेंशन करी गई है उससे विच एवर इज हायर, इन दोनों से जो भी हायर होगा, ठीक है, तो उससे कम की पेमेंट नहीं होगी। तो पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर हु डोंट वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, अगर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है जो फेवर में जो वोटिंग नहीं करते तो उनकी पेमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना उनका पेमेंट है वो उनका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे प्रोवाइड्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, को जो कॉर्पोरेट डेटर के अफेयर्स को मैनेज करेगा। इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान करेगा, जो डज नॉट कंट्राइव इन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स कन्फर्म्स टू सच अदर रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो सारी चीजें है ना ड्यूटी बताई गई है किसकी, ड्यूटी ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान की, उसकी क्या क्या ड्यूटी बनती है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अच्छे से। तो प्रेजेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर अप्रूवल के लिए इसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। अप्रूवल कौन करेगा, सीओसी करेगा। 66% वोटिंग शेयर से अप्रूवल होगा रेजोल्यूशन प्लान का। तो अटेंडिंग ऑफ मीटिंग बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो उस मीटिंग को क्या है, जिसने रेजोल्यूशन एप्लीकेंट यानी कि जिसने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पर जो प्लान बनाया है, ठीक है, जो आरपी ने पहले क्या किया था, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो कि हमने अमेंडमेंट में पढ़ा था कि विद इन 95 डेज ऑफ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को दिया था। फिर जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया है तो वो क्या करेगा, उस केस में वो सीओसी का जो अप्रूवल चाहिए 66% का, उस केस में जो मीटिंग होगी तो वो मीटिंग को अटेंड भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता। मे अटेंड द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन विच द रेजोल्यूशन प्लान ऑफ द एप्लीकेंट इज कंसिडर्ड, और बट वो उसको क्या होगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल नॉट हैव ए राइट टू वोट, तो उसको राइट टू वोट नहीं होगा अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है तभी उसको राइट टू वोट होगा, अदरवाइज जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो राइट टू वोट नहीं रहेगा उसका। सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, जो रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय, अगर सीओसी उसको प्लान को अप्रूव कर देती है तो उस प्लान को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर दिया जाएगा। सो देन आगे अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, अगर रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव हो जाता है तो ये सब पर बाइंडिंग रहेगा। किस पर बाइंडिंग रहेगा, कॉर्पोरेट डेटर पर, एम्प्लॉयज पर बाइंडिंग रहेगा, मेंबर्स क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी, इन पर भी मोदी जी पर जो इन सब ये जो एप्लीकेबल रहेगा रेजोल्यूशन प्लान। स्टेट गवर्नमेंट पर भी जो रेजोल्यूशन प्लान है जो अप्रूव हो गया है तो वो एप्लीकेबल रहेगा। बाइंडिंग ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान ऑन द फॉलोइंग पर्संस, कॉर्पोरेट डेटर एंड इट्स एम्प्लॉयज, ये चार्ट की फॉर्म में दिया गया है हमें। मेंबर्स क्रेडिटर्स guarantors and other stakeholders involved in the resolution plan, central government, state government and local authority, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, अगर प्लान रिजेक्ट हो गया तो कंपनी कहाँ चली जाएगी, लिक्विडेशन में चली जाएगी। कंसिक्वेंसेज ऑफ अप्रूवल क्या दे रखा है, मोरेटोरियम ऑर्डर पास्ड बाय द ए अंडर सेक्शन 14, यानी कि अब तो मोरेटोरियम पीरियड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब प्लान अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया तो मोरेटोरियम पीरियड क्या है, खत्म हो जाएगा। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल फॉरवर्ड ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड द रेजोल्यूशन प्लान टू द बोर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन ऑन इट्स डेटाबेस, यानी कि जो है उसको बोर्ड को दे देगा उसके डेटाबेस में रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। ऑब्टेनिंग ऑफ नेसेसरी अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है अगर उसको कोई प्लान के रिगार्डिंग कोई अप्रूवल चाहिए तो विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, तो वो सब लेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो,
प्रोवाइडेड दैट वेयर द रेजोल्यूशन प्लान कंटेन्स ए प्रोविजन फॉर कॉम्बिनेशन, अगर जो रेजोल्यूशन प्लान में अगर कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग प्रोविजन है ना, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर है उसका कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग प्रोविजन है, तो एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, तो उस केस में क्या होगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है पहले सीसीआई की अप्रूवल लेगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ द सीसीआई ऑफ सच रेजोल्यूशन प्लान बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर, उसके बाद ही सीओसी की अप्रूवल ली जाएगी, पहले सीसीआई की अप्रूवल ली जाएगी अगर कॉम्बिनेशन के रिलेटेड प्रोविजंस है। अब हमारा जो कंपटीशन एक्ट 2002 हमने कवर किया था और इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं ये चैप्टर। सो इसमें क्या दिया गया है, जो सीसीआई की अप्रूवल पहले लेनी होगी अगर कॉम्बिनेशन के रिलेटेड प्रोविजंस हैं तो, ठीक है। सो देन हमें आगे दिया गया है अपील के बारे में, अपील कहाँ करी जाएगी, अपील टू नेगलेक्ट करी जाएगी, एनसीएलटी में अपील करी जाएगी, नेशनल कंपनी अपीलेट ट्राइब्यूनल में, अगर कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके उसमें क्या क्या रहेगा, द ग्राउंड्स कौन से रहेंगे, अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस, कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस में है तो उस केस में अपील जा सकती है, देयर हैज मटेरियल इनरेगुलरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द CIRP, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, अपील के रिलेटेड ग्राउंड्स दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो आगे दिया गया है लाइबिलिटीज फॉर प्रीवियस ऑफेंसेस, तो प्रीवियस जो ऑफेंसेस हैं कंपनी की, जो पुराने जितने भी ऑफेंसेज हैं वो बंद करने पड़ेंगे, जो फिर उसके बाद जो है जो उसकी जो देखो दिया गया है लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेटर फॉर एन ऑफेंस प्रायर टू द कमेंस, जब CIRP प्रोसेस स्टार्ट हो रही है ना उसके बाद CRP स्टार्ट होगी, जब पुराने जो लाइबिलिटीज हैं उनको क्लोज कर दिया जाएगा, शेल सीज, उसके बाद ही जो है CIRP स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसके बाद दिया गया है एक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो उस केस में क्या कर लिया जाएगा, कॉर्पोरेट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो बेच दी जाएगी, सेल ऑफ लिक्विडेशन एसेट, और किसको बेची जाएगी, वो होना नहीं चाहिए वाज नोट, देखो नोट में पॉइंट है, वाज नोट ए प्रमोटर ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि प्रमोटर ना रहा हो उसको बेची जाएगी, या कोई रिलेटेड पार्टी ना रहा हो उसको बेची जाएगी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है कॉर्पोरेट डेटर की। आगे दिया गया है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, तो जो क्या है कॉर्पोरेट डेटर के जो है वो असिस्टेंस देंगे, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कोऑपरेट भी करेंगे। तो द इम्यूनिटी गिवन इन दिस सेक्शन, द कॉर्पोरेट डेटर एंड एनी पर्सन हु मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस, इनके असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एज मे बी एप्लीकेबल टू सच कॉर्पोरेट डेटर और पर्सन शेल एक्सटेंड all assistance and cooperation to any authority investigating an offense committed prior to the commencement of the कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सो हमने आज सेक्शन 32 तक कवर किया, आज हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विडेशन प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ तक आज अमेंडमेंट जहाँ जो रिलेटेड अमेंडमेंट थी वो कवर की हैं। आगे जो चैप्टर में अमेंडमेंट है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है इस बार, और वो रिलेटेड अमेंडमेंट्स के प्रोविजंस है वो हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा दोबारा जितना हमने किया है। आगे हम स्टार्ट करेंगे लिक्विडेशन प्रोसेस से।